दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के एक ऐसे अभिन्न हिस्से की बात करने जा रहे हैं जिसे कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है और जिस पर एक भिखारी देश हमेशा से अपनी नज़र गड़ाए बैठा रहता है। और इसी के साथ ही हम उस अभिन्न हिस्से के एक ऐसे राजा की भी बात करेंगे जिन्हें कि हराना नामुमकिन था। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत में रहने वाले कई गद्दार लोग ये कहते हैं कि कश्मीर वॉज नेवर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और दोस्तों, ये मिथ भी काफ़ी बार फैलाया जाता है कि कश्मीर को मुगलों ने ढूंढा था। लेकिन दोस्तों, अगर हम कश्मीर के इतिहास में पीछे जाएं तो हमें मिलते हैं कल्हाना पंडित, जिन्होंने हमें राजतरंगिनी जैसा महाकाव्य दिया है। दोस्तों, राजतरंगिनी को रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई कश्मीर के राजाओं की गाथाएं दी गई है। दोस्तों, राजतरंगिनी हमें कश्मीर का असली इतिहास बताती है, जो कि कुछ 100 सालों का नहीं है, बल्कि महाभारत के समय के पहले से भी कश्मीर की जानकारी हमें इस पुस्तक में मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कश्मीर हजारों सालों पुराना है। तो दोस्तों, मैं आपको कल्हाना पंडित के बारे में एक ब्रीफ जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, 1089 एडी से लेकर 1101 एडी तक कश्मीर में एक राजा ने रूल किया जिनका नाम था हर्षा। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये राजा काफी क्रूर राजा था। राजा हर्षा ने अपने शासनकाल में कई मलिक्षों को अपने यहाँ शरण दी और इसी के साथ ही राजा हर्षा ने कई हिंदू मंदिरों और बुद्धिस्ट टेम्पल्स को ध्वस्त किया। और दोस्तों, इसी राजा का एक मंत्री था जिनका नाम था चंपका प्रभु, जो कि एक काफी अच्छे मिनिस्टर थे। और दोस्तों, उन्हीं के बेटे थे कल्हाना, जिन्होंने जयसिम्हा के शासनकाल में राजतरंगिनी लिखा, जिसमें उन्होंने 2248 BC से लेकर 1127 AD तक के कई राजाओं का वर्णन किया। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक खास बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो राजतरंगिनी की ट्रांसलेटेड बुक है, इसमें लगभग 35 राजाओं की जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि 35 राजाओं की जानकारी इस डॉक्यूमेंट्स में से मिसिंग है, जो कि ओरिजिनल राजतरंगिनी में थी। दोस्तों, राजतरंगिनी को लिखते वक्त कल्हाना पंडित ने नीला माता पुराणों को एज ए हिस्टोरिकल सोर्स इस्तेमाल किया, क्योंकि दोस्तों, नीला माता पुराना जो कि कश्मीर का एक एशियन टेक्स्ट है, उसमें कश्मीर की 6th से लेके 8th सेंचुरी सी तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिलीजन और फोकलोर की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, अब हम वापस हमारे कश्मीर के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, राजतरंगिनी के पहले ही तरंग में कश्मीर के बारे में ये कहा गया है कि कश्मीर ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वादियों का वो देश है जिसे केवल बड़ी और ताकतवर सेना के सहारे से नहीं जीता जा सकता। कश्मीर वो जगह है जहाँ पर सर्दियों में हमें नदी के पास गर्म पानी के कुंड मिल जाएंगे और गर्मियों में ठंडे नदियों के तट मिल जाएंगे। और कश्मीर में नदियों का बहाव भी शांत होता है और नदियों के अंदर हमें कोई भी खतरनाक पानी का जानवर नहीं मिलेगा जो कि हमें चोट पहुंचा सकता है। कश्मीर ऋषि कश्यप द्वारा बनाई गई वो भूमि है जहाँ पर सूरज भी हल्का चमकता है। दोस्तों, तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ और सुंदर स्थान है कैलाश, और कैलाश का सबसे सुंदर स्थान है हिमालय, और हिमालय का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ स्थान है कश्मीर, जो कि देवताओं द्वारा इंसानों को दिया गया एक अनमोल भेंट है। दोस्तों, इसी किताब के तरंग 1 में ही हमें महाभारत से जुड़ी हुई एक कथा का वर्णन मिलता है, जो कि लगभग 2448 BC पुराना है, जिसमें गोनंदा वन के बारे में वर्णित है। दोस्तों, जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी तब कश्मीर के राजा थे गोनंदा वन, जो कि जरासंध के मित्र थे और जरासंध युधिष्ठिर का शत्रु। जब जरासंध ने श्री कृष्ण भगवान के मथुरा के ऊपर आक्रमण किया था, तब जरासंध ने गोनंदा वन को भी उस युद्ध के लिए आमंत्रित किया था। और दोस्तों, गोनंदा और जरासंध ने मिलकर एक वक्त को अपनी सेना और बल के सहारे से श्री कृष्ण की पूरी सेना को हरा ही दिया था। लेकिन जैसे ही बलराम जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जरासंध और गोनंदा की सेना को ध्वस्त करना शुरू किया, वैसे ही गोनंदा और जरासंध की एलाइड फोर्सेस भी कमजोर पड़ने लगी। और एक वक्त पर तो निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि आखिर कौन जीतेगा, श्री कृष्ण भगवान या फिर जरासंध। लेकिन दोस्तों, आखिर में गोनंदा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण भगवान ने जरासंध को हरा दिया और गोनंदा की डेथ पर दामोदरा वन कश्मीर के नए राजा बने। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार दामोदरा वन के राज्य में गंधारों ने अपनी बेटियों के शादी में श्री कृष्ण भगवान और उनके कुछ रिश्तेदारों को न्योता भेजा, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान प्रस्तुत हुए। और इसी शादी में दामोदरा वन भी अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया, जिसमें कि कई गंधारों की जान गई। और आखिरी में श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से दामोदर को मृत्यु के शैया पर सुला दिया। दोस्तों, इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि कश्मीर आजकल का बना हुआ नहीं है, बल्कि हजारों लाखों साल पहले ऋषि कश्यप ने देवताओं की सहायता से कश्मीर का निर्माण किया। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हजारों लाखों सालों से कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहा है।
कल्हाना पंडित ने राज तरंगिनी 1148 AD में लिखी। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी इसका अगला पार्ट, जिसे कि राजबली कहा जाता है, उसे चोल राजा ने 1412 AD में लिखा। और दोस्तों इसके बाद AD 1477 में श्री वरा पंडित ने जैन राज तरंगिनी नाम की एक और किताब लिखी। और दोस्तों इसका 4th पार्ट राजबली पट्टिका प्रज्ञा भट्ट द्वारा लिखा गया, जो कि अकबर के टाइम के कॉन्क्वेस्ट की हिस्ट्री हमें बताता है। दोस्तों अब मैं आपको कश्मीर के एक ऐसे राजा के बारे में बताऊंगा जिन्हें कि कश्मीर का समुद्रगुप्त या कश्मीर का अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। और दोस्तों कल्हाना पंडित ने तो इन्हें द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया को जीतने वाला भी कहा है। तो दोस्तों 634 AD में कश्मीर में करकोटा डायनेस्टी का राज था। और उस समय करकोटा डायनेस्टी के दूसरे किंग दुर्लभ का, ऑल्सो नोन एज प्रताप आदित्य, जिन्होंने अपना नाम अपने ग्रेट गॉड फादर प्रताप आदित्य वन के ऊपर रखा, उनका राज था। लेकिन दोस्तों एक बार उनका दिल एक मर्चेंट की बीवी जिनका नाम था श्री नरेंद्र प्रभा, उनके ऊपर आ जाता है। और दोस्तों इनसे उन्हें होते हैं 3 राजकुमार। सबसे पहले होते हैं सबसे बड़े राजकुमार जिनका नाम रखा जाता है चंद्रपीड़ा, जिन्हें कि वज्रादित्य भी कहा जाता है। उसके बाद होते हैं दूसरे राजकुमार जिनका नाम रखा जाता है तारापीड़ा, जिन्हें कि उदय आदित्य भी कहा जाता है। और उसके बाद होते हैं सबसे छोटे और तीसरे राजकुमार अभिमुक्त पीड़ा, जिन्हें कि ललित आदित्य भी कहा जाता है। और दोस्तों 50 सालों तक के राज करने के बाद दुर्लभ का, जिन्हें कि प्रताप आदित्य 2 भी कहा जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद उनके सबसे बड़े बेटे चंद्रपीड़ा, जिन्हें कि वज्रादित्य भी कहा जाता था, वो करकोटा डायनेस्टी के राजा बने। और वज्रादित्य ने अपने शासनकाल में काफी मंदिरों का निर्माण किया। इसी के साथ साथ उन्होंने कई बुद्धिस्ट टेम्पल्स का भी निर्माण किया। और दोस्तों स्वभाव से भी वज्रादित्य काफी दानवीर और दयालु किस्म के राजा थे, जिन्होंने कई गरीबों और ब्राह्मणों की मदद की थी। लेकिन दोस्तों उनके दूसरे भाई तारापीड़ा, जिनको उदय आदित्य भी कहा जाता है, उन्हें धीरे धीरे राज्य का लोभ होने लगा। और अपने बड़े भाई को मरवाने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण के साथ मिलकर वज्र आदित्य पर काला जादू करना शुरू किया, जिस कारण से धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी। और केवल 8 साल के शासन काल के बाद ही चंद्रपीड़ा, जिन्हें कि वज्रादित्य भी कहा जाता था, उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद तारापीड़ा करकोटा डायनेस्टी का नया राजा बना, जिसने कि अपने शत्रुओं को घसीट घसीट के मारना शुरू किया। लेकिन दोस्तों 4 साल 24 दिन तक के रूल करने के बाद तारापीड़ा उर्फ उदय आदित्य की भी मृत्यु उसी तरीके से हुई जिस तरीके से उसने अपने बड़े भाई को मारा था। एक ब्राह्मण ने वही जादू तारापीड़ा पर भी कर दिया, जिस कारण से काफी कम शासन काल में ही तारापीड़ा उर्फ उदय आदित्य की मृत्यु हो गई। और करकोटा डायनेस्टी के नए राजा बने किंग ललित आदित्य, जो कि सबसे छोटे भाई थे। और ललित आदित्य में अपने दोनों भाइयों की क्वालिटी थी। वो चंद्रपीड़ा उर्फ वज्र आदित्य की तरह दानवीर और दयालु, और तारापीड़ा उर्फ उदय आदित्य की तरह अपने शत्रुओं का संहार करने वाले थे। दोस्तों जिस समय राजा ललित आदित्य कश्मीर के राजा बने, उस समय तक के वेस्ट से अरबियों ने भारत के तरफ पुश करना शुरू कर दिया था। और तिब्बतियों के साथ मिलकर स्वात, मुल्तान, पेशवार के कई राज्यों पर कब्जा जमा लिया। और दोस्तों यही नहीं, गिलगित में रहने वाले दरात और लद्दाख के भूटियास और खुद टिबेटियंस भी राजा ललित आदित्य के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बने हुए थे। इसी कारण से राजा ललित आदित्य ने अपने मंत्री भेजे चाइना में, जहाँ पर टांग डायनेस्टी राज कर रही थी। दोस्तों उस समय चाइना की टांग डायनेस्टी भी टिबेटियंस से बहुत परेशान थी, और इसी कारण से 2 मेजर अलायंस बनी, एक राजा ललित आदित्य और टांग डायनेस्टी, और दूसरी टिबेटियंस और अरब्स की। दोस्तों चाइना की टांग डायनेस्टी राजा ललित आदित्य को मॉडर्न वेपन सप्लाई करती थी, और बदले में राजा ललित आदित्य भी टिबेटियंस के साथ लड़ाई में चाइना को मदद करते थे। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ललित आदित्य के राज्याभिषेक के कुछ सालों बाद ही बुखारा का गवर्नर और अरबों का जनरल मोमिन कश्मीर को इन्वेड करना चाहता था, जिसके लिए वो स्वात वैली को ध्वस्त करके खगान वैली में एंटर कर चुका था। और खगान वैली से होते हुए किशनगंगा वैली की तरफ अपना सैन्य दल मोमिन ने आगे बढ़ा दिया था। और दोस्तों उस समय किशनगंगा वैली पर राजा ललित आदित्य का सैन्य दल खड़ा था, जिसके बाद मोमिन की सेना और राजा ललित आदित्य की सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया। और दोस्तों इस युद्ध को लीड कर रहे थे खुद ललित आदित्य, और इस युद्ध में ललित आदित्य ने मोमिन को करारी हार का स्वाद चखाया और अरबियों को कश्मीर की भूमि से भगा दिया। दोस्तों मुस्लिम हिस्टोरियन एल बेरिनो के टेक्स्ट के हिसाब से कश्मीर के राजा मुथई और अरबियों के बीच कई बार युद्ध हुए, जिसमें से अरबी एक बार
बार भी युद्ध नहीं जीते और कश्मीर के राजा मुथई ने अरबियों को लगभग 4 बार हार का स्वाद चखाया, जिसके बाद अरबियों ने मुथई राजा के सामने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे जो मुथई राजा का वर्णन किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि कश्मीर के राजा ललित आदित्य का एक रेफरेंस है, क्योंकि ललित आदित्य के बर्थ के समय उनका नाम मुक्तपीड़ा रखा गया और इसी नाम को एल्बेरिनो ने मुतई नाम से संबोधित किया है। दोस्तों, उस समय एकमात्र ललित आदित्य भारत के ऐसे राजा नहीं थे जिनके पास एक पावरफुल आर्मी थी, बल्कि अंतरावैदिक कंट्री कन्नौज के राजा यशोवर्मन भी एक ऐसे राजा थे जो सेंट्रल इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज करते थे। और जितने भी युद्ध यशोवर्मन ने टिबेटियंस के साथ लड़े, उन्होंने हर युद्ध में टिबेटियंस को हराया और इसी कारण से ललित आदित्य यशोवर्मन के साथ में एक फ्रेंडली अलायंस चाहते थे। लेकिन अपने बढ़ती हुए पावर और अपने साम्राज्य के कारण यशोवर्मन में घमंड चढ़ चुका था। इसी कारण से यशोवर्मन ने ललित आदित्य के साथ में फ्रेंडली अलायंस बनाने के लिए साफ मना कर दिया, जो बात ललित आदित्य को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और ललित आदित्य और यशोवर्मन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जो कि धीरे धीरे वॉर में बदल गया। और दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया जहां पर यशोवर्मन के आर्म्स और एम्यूनेशन ललित आदित्य के सामने कम पड़ने लगे। इसी कारण से यशोवर्मन ने ललित आदित्य के सामने सरेंडर करने का और पीस ट्रीटी साइन करने का फैसला किया। लेकिन फिर यशोवर्मन के मंत्रियों ने यहाँ पर चालाकी दिखाई और पीस ट्रीटी में ललित आदित्य की जगह यशोवर्मन का नाम पहले लिखा, जिससे ऐसा लगा कि यशोवर्मन नहीं बल्कि ललित आदित्य सरेंडर कर रहे हो। और ये बात ललित आदित्य के वॉर एंड पीस के मंत्री मित्र शर्मा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और जब ये बात ललित आदित्य के कानों तक पहुंची तो ललित आदित्य और यशोवर्मन के बीच कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गया, जिस कारण से फिर से एक युद्ध यशोवर्मन और ललित आदित्य के बीच शुरू हुआ, जिस युद्ध में ललित आदित्य ने यशोवर्मन को हरा दिया। जिसके बाद सेंट्रल इंडिया का एक बहुत बड़ा और मेजर पावर ललित आदित्य के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए कश्मीर के राजा ललित आदित्य उर्फ मुक्तपीड़ा आगे बढ़े गौड़ की तरफ, जो कि आज के वक्त के बंगाल और बिहार के हिस्सों को मिला के बना हुआ था। और उस समय गौड़ को रूल कर रहे थे जीविता गुप्ता, और जीविता गुप्ता को हराने के बाद ईस्टर्न पोर्ट्स का कंट्रोल भी ललित आदित्य के हाथों में आ गया था। जिसके बाद वो आगे बढ़े दक्षिणापथ पे, जहाँ पे उन्होंने कलिंग डायनेस्टी पर आक्रमण किया और यहाँ पर कई हाथियों का समूह ललित आदित्य ने अपने साथ जोड़ लिया। जिसके बाद कलिंग को जीतने के बाद उन्हें राष्ट्रकूटास से मदद का एक पत्र आया। दोस्तों, उस समय राष्ट्रकूटास को रूल कर रही थी भावनगा उर्फ रत्ता क्वीन। भावगना चालुक्यास की प्रिंसेस थी, लेकिन इंदिरा वन से शादी के बाद वो राष्ट्रकूटा में आई और इंदिरा वन की मृत्यु के बाद भावगना राष्ट्रकूटा की महारानी बनी, जिसके बाद उन्हें रत्ता क्वीन कहा जाने लगा। और दोस्तों, अब रत्ता क्वीन का देवर कृष्णावन सत्ता पलट करने की चक्कर में था। इसी कारण से रत्ता क्वीन ने ललित आदित्य से मदद मांगी और राष्ट्रकूटा के जिन राज्यों पर उस समय कृष्णावन रूल कर रहा था, उन सभी राज्यों को हराने के बाद ललित आदित्य ने रत्ता क्वीन के बेटे दंती दुर्ग को राष्ट्रकूटा का राजा बनाया और दंती दुर्ग एक बड़े महान प्रतापी राजा बने। दोस्तों, राष्ट्रकूटास के साथ में फ्रेंडली अलायंस बनाने के बाद उनकी सहायता से राजा ललित आदित्य ने साउथ की डायनेस्टी जैसे पल्लवा डायनेस्टी पर आक्रमण किया और वहां से एक बहुत बड़ी दौलत हासिल की। जिसके बाद वो पहुंचे नॉर्थ के अवंती रीजन की तरफ, जहां पर उन्होंने काथिवार, कोंकण, द्वारका और भी कई राज्यों पर आक्रमण करके एक बहुत बड़ी लूट जमा की और यहाँ के राजाओं को हराकर यहाँ पे अपना आधिपत्य भी स्थापित किया। दोस्तों, राज तरंगिनी में एक किंग का नाम आया है मुमुनी, जो कि उस समय में कोंकण के राजा थे, जो कि सिलहारा फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्हें भी कई बार ललित आदित्य ने हराया और शायद इसी कारण से इनका नाम सिलहारा फैमिली के रिकॉर्ड से भी गायब कर दिया गया। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि उस समय में मेवाड़ पर राज कर रहे थे बप्पा रावल, जिनके साथ भी ललित आदित्य ने एक फ्रेंडली अलायंस बनाया और दोनों ने साथ में मिलकर कई बार अरबी राजाओं को हराया। अब दोस्तों, ललित आदित्य ने इंडिया के साउथ के लगभग हर एक रीजन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था, जिस कारण से उन्होंने नॉर्थ की तरफ अपनी जर्नी शुरू की। दोस्तों, राज तरंगिनी के हिसाब से जब ललित आदित्य अपने उत्तरापथ पे चले, यानी कि जब ललित आदित्य नॉर्थ के किंगडम्स के तरफ अपनी आर्मी लेकर बढ़े, तब उन्होंने दराज पर विजय पाई और यही नहीं, उन्होंने आगे गांधार और कंबोज पर भी आक्रमण किया। दोस्तों, जब कंबोज की पहाड़ियों पर राजा ललित आदित्य अपनी हाथियों की सेना लेकर पहुंचे, तब रात के अंधेरे में राजा ललित आदित्य के हाथी यमलोक से उतरे हुए भैंसों की तरह दिख रहे थे, जिस कारण से कंबोज के घोड़ों ने कबीलों से भागना शुरू कर दिया। और उस समय कंबोज के घोड़े जिस तरीके से आज के हमारे लिए अफगानी घोड़े एक हाइब्रिड के घोड़े हैं, उसी तरीके से उस समय कंबोज के घोड़ों को एक हाइब्रिड का घोड़ा माना जाता था, जो कि काफी निडर और साहसी होते थे और आगे
ललित आदित्य ने तुर्किस्तान के कई देशों पर आक्रमण किया और सेंट्रल एशिया के कई राज्यों पर अपना दबदबा स्थापित किया। और ललित आदित्य की पावर इतनी थी कि केवल उनकी सेना को देखकर ही तुर्क्स अपने घोड़ों को छोड़कर पहाड़ियों की तरफ भाग जाते थे। दोस्तों, ललित आदित्य ने अफगानिस्तान, पंजाब और सेंट्रल एशिया के कई राज्यों पर आक्रमण किया और वहां पे अपना राज्य स्थापित किया। दोस्तों, राज तरंगिणी में तो ये भी कहा गया है कि जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उनके दिलों में राजा ललित आदित्य का इतना खौफ था कि राजा ललित आदित्य को इज्जत देने के लिए उनके सिर के बाल तक उन्होंने मुंडवा दिए थे। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि यशोवर्मन का राज खत्म हो चुका था, इसलिए तिबेटियंस को काफी आसानी हो गई थी इंडिया में घुसने के लिए। और इसी कारण से 747 सीई में एमी एक्सटॉन ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण की खबर सुनते ही ललित आदित्य कश्मीर पहुंचे और न सिर्फ उन्होंने तिबेटियंस को पीछे भगाया बल्कि तारिम बेसिन को भी इन्वेड किया। और दोस्तों, इसी समय राजा ललित आदित्य ने बुटास को भी हराया। और दोस्तों, यही नहीं, कोइट्स हिस्टोरियन ये भी बताते हैं कि 755 से 756 सीई के बीच जब टैंग डायनेस्टी डिक्लाइन पर आ गई थी, तब ललित आदित्य ने तालामकान और गोबी डेजर्ट्स के कई राज्यों पर आक्रमण किया। दोस्तों, बुटास के बाद पहली बार भारत ने ऐसा पावरफुल राजा देखा जिसने न सिर्फ बाहर इन्वेडर्स को भगाया बल्कि कश्मीर की बाउंड्रीज को भी काफी दूर तक फैलाया और लगभग पूरे भारत, सेंट्रल एशिया और सेंट्रल चाइना के कई हिस्सों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। और ऐसा कहा जाता है कि ललित आदित्य उर्फ मुक्तपीड़ा ने लाहौर और जलंधर की डायनेस्टीज अपने अंडर काम करने वाले मिनिस्टर्स को चलाने के लिए दे दी। दोस्तों, ललित आदित्य से जुड़ी एक और कथा राज तरंगिणी में काफी प्रचलित है कि राजा ललित आदित्य एक बहुत अच्छे घुड़सवार थे और वो अपना राज्य का दौरा करने के लिए निकले थे। और जब वो अपने राज्य के एक फॉरेस्ट में पहुंचे तब उन्होंने कुछ लड़कियों को गाते और नाचते हुए सुना। और जब उन लड़कियों का नाच गाना खत्म हुआ तब वो लड़कियां उस स्थान को प्रणाम करके चली गई। कुछ दिनों तक के रोज ललित आदित्य उस स्थान पर जाते तो रोज वहाँ पे वो लड़कियां आती, नाचती, गाती, प्रणाम करती और चली जाती। लेकिन एक दिन ललित आदित्य ने उन लड़कियों को पूछ लिया कि वो उस जंगल के बीच में नाच गाना क्यों करती है और हमेशा वो उस स्थान को प्रणाम करके क्यों जाती है। तब उन लड़कियों ने बताया कि वो सूखावर्धन नाम के गाँव में रहती है और वो मंदिरों में नृत्य करने वाले परिवार से आती है और उनके परिवारजन पहले से रोज इसी तरीके से नाचते, गाते और उस जगह को प्रणाम करके निकल जाते। और वही सेम ट्रेडिशन वो फॉलो कर रही थी। उन लड़कियों और उनके पूर्वजों के हिसाब से उस स्थान पर पहले एक मंदिर था जो कि अब गायब हो चुका था। और जब ललित आदित्य ने उस स्थान के बारे में उन लड़कियों से और पूछा तब उन्होंने उस जगह को पॉइंट आउट करके बताया कि किस स्थान पर पहले मंदिर था। जिसके बाद ललित आदित्य ने उस स्थान को खुदवाया और वहां से एक बहुत बड़ा और एक भव्य मंदिर निकला। और दोस्तों, उस मंदिर के अंदर से केशव, राम और लक्ष्मण की मूर्तियां निकली। और दोस्तों, उस मंदिर के रिनोवेशन के बाद ललित आदित्य ने उस मंदिर के बाजू में ही एक और मंदिर बनाया जहां पर उन्होंने उस मंदिर के 3 स्टैचूज में से राम स्वामी स्टैचू को उस मंदिर में स्थापित किया। दोस्तों, राजा ललित आदित्य एक बहुत ही साफ दिल के इंसान थे और अगर उनका शत्रु युद्ध के आखिरी समय पर भी सरेंडर करने के लिए तैयार होता तो ललित आदित्य युद्ध रोक देते और पीस ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोस्तों, ललित आदित्य ने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिर जैसे कि मार्कंड सन टेम्पल को डेवलप किया था और इसी के साथ ही उन्होंने एक शहर परिहसापुर को भी स्थापित किया था जहां पर उन्होंने विष्णु भगवान की एक चांदी की इमेज को स्थापित किया था जिसे कि श्री परिहसा केशवा नाम दिया गया। और यही नहीं, उन्होंने उस शहर में श्री मुक्त केशवा की प्योर गोल्ड की इमेज भी स्थापित की और महावरा के भी गोल्ड की एक इमेज स्थापित की। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है श्री मुक्ता केशवा की जो उन्होंने सोने की इमेज स्थापित की थी वो लगभग 84,000 तोले सोने की थी। और दोस्तों, यही नहीं, उन्होंने और भी कई बहुत सारे हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल्स को भी स्थापित किया था। दोस्तों, एम्परर ललित आदित्य के समय कश्मीर उसके पीक पर था। कश्मीर के पास में इतना सोना और इतना पैसा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, इस महान राजा की मृत्यु एक राज ही रही क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सारे राज्यों को जीतने के बाद और कश्मीर में इतनी दौलत लाने के बाद ललित आदित्य नॉर्थ के उन भूमियों की तरफ आगे बढ़ गए जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया था। और जब कई दिनों तक ललित आदित्य के मंत्रियों को उनकी खबर नहीं मिली तब उन्होंने एक दूत को ललित आदित्य के पास भेजा और दूत ये खबर लेकर वापस आया कि ललित आदित्य अब वापस नहीं आना चाहते और वो अपने मृत्यु के आखिरी समय तक सैन्य विजय में लगे रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा कुवलयापीड़ा अब कश्मीर का नया राजा बने। जिसके बाद दोस्तों उनका कुछ भी अता पता नहीं चला और उनकी डेथ एक मिस्ट्री ही रह गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि ये वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। धन्यवाद।